अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के अजीम नेता शहबाज शरीफ ने बड़ी घन गरज के साथ तकरीर की और बोला कि नवाज शरीफ को एक बार और मौका दें। नवाज शरीफ पाकिस्तान को सारी मुश्किलात से बाहर निकालेगा और नवाज शरीफ का अगला दौर 5 साल में पाकिस्तान कर्जा देने वाले मुल्कों में शुमार होगा। यानी वो 100-150 बिलियन डॉलर का कर्जा उतार के लोगों को कर्जा देगा और हम इकोनॉमी के फील्ड में भारत का मुकाबला करेंगे और सिर्फ एक मौका देते हैं। तो इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि नवाज शरीफ के इलाके में ही एक गांव था, वहाँ पे एक चौधरी था और एक मिरासी पंजाब की ज़बान में उसको कहते हैं जो गरीब होता है, चौधरी का नौकर होता है। तो चौधरी के बेटे ने मिरासी की बेटी का रेप कर दिया। अब वो बेटी उसकी प्रेग्नेंट हो गई तो मिरासी रोता धोता चौधरी के पास गया। तो चौधरी ने कहा, तो फिक्र नहीं कर, बच्चा होगा तो महीने का 50,000 रुपया अगर लड़का हुआ तो, और लड़की हुई तो महीने के 30,000 रुपया तुम्हें मिलेंगे। मिरासी खुश हो गया, घर आया मज़े से। अब वो 4-5 महीने हुए तो वो लड़की गधे पे सवार होकर कहीं जा रही थी, गिर गई, उसका मिसकैरेज हो गया। अब वो रोता हुआ आया चौधरी के पास। चौधरी ने कहा, अब क्या करें बताओ। तो उसने कहा, एक मौका और दें। तो यही नवाज शरीफ का है कि पाकिस्तान का रेप पे रेप करते रहिए ख़ानदान, और अब एक मौका और चाहिए इनको। नवाज शरीफ 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाए, उसका भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनाए, उसकी पार्टी का खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बनाए। नवाज शरीफ खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे 2 बार, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब रहे। नवाज शरीफ का भाई 3-4 बार चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहे। नवाज शरीफ की पार्टी का गुलाम हैदर वाइन चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। नवाज शरीफ का समधी इसाक डार 3-4 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे। नवाज शरीफ की वाइफ के भांजे आबिद शेर अली और ख्वाजा साद रफ़ीक कई बार मिनिस्टर बने हैं। ये इनकी ख़ानदान के सिर्फ आपको बता रहा हूँ कितने मौके मिले हैं, और हर मौके में इन्होंने कर्जा बढ़ाया है, घटाया नहीं है। इनके बारे में मशहूर ये है कि यार ये खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी तो है ना। तो इनका मसला ये है कि 100 रुपये में से 20 रुपया लगा देते हैं, 80 रुपये खा जाते हैं, और 20 रुपया भी पंजाब में लगाते हैं, और वो भी अपर पंजाब में, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट वगैरह में। बाकी सिंध, बलूचिस्तान, KPK में तो इनका 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 पैसे का नहीं है। ना कोई मेट्रो, ना कोई हाईवेज, ना कोई मोटरवेज। पूरे पाकिस्तान का पैसा लूट के ये ख़ानदान सिर्फ लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ बड़े शहरों में थोड़ा डेवलपमेंट वर्क किया है, अदरवाइज खूब लूटा है। कहते हैं कि इत्तफाक फाउंड्री, जो कि नवाज शरीफ की आयरन फाउंड्री है, ये पाकिस्तान बनने से पहले जाती उम्रा इंडियन पंजाब में इनका कारोबार था। कारोबार होगा ठीक है, कोई दुकान शुकान होगी, बहुत हुआ तो कोई छोटी मोटी फैक्ट्री होगी। इतना पैसा कि लंदन में तो प्रॉपर्टी टाइकून है ये और इसके बेटे। तो अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लूटमार की बात आई है तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखता हूं कि सिंध में क्या क्या निकलता है। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, लेक सॉल्ट, सेलिस्टाइट, ग्रावेल, मुरम, रेड ऑर्चर, मार्बल, चाइना क्ले, बेंटोनाइट, डोलोमाइट, जिप्सियम, ऑर्डिनरी सैंड, शेल क्ले एंड
क्ले, यूरेनियम, कोयला, चौक, फुलर्स अर्थ, लोटेराइट, क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड, त्रोना, गैस, पेट्रोल। ये सिंध की दौलत है। और सिंध का हाल देख लें आप। सिंध की दौलत आर्मी और जागीरदार मिल के लूट रहे हैं। मुझे याद है जब मैं जमशेद टाउन का मेयर बना ना, तो मेरे इलाके में एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रहता था जो मुशर्रफ की पार्टी का था, इरफानुल्लाह मरवत। वो जमशेद टाउन में रहता था। तो एक दिन ज़ाहिर वो मिनिस्टर था, मिनिस्टर फॉर माइनिंग। वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं था, मेंबर ऑफ सिंध असेंबली था और सिंध गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, माइनिंग का मिनिस्टर था। तो एक दिन मैंने इसके इलाके में जहाँ पे इसका घर था उसके करीब मैंने एक जगह इंक्रोचमेंट थी, तो नाले की सफाई वगैरह करानी थी, तो मैं वो इलाका खाली कराने गया। तो इसने मुझे आवाज़ दी, मतलब इसका बंदा आया, बोला कि सर वो मिनिस्टर साहब आपको याद कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल ज़ाहिर है वो तो मेरे पास चल के आएगा नहीं, तो मैं गया फिर इसके घर पे। बड़ी अच्छी तरह से इसका आलीशान घर था, बिठाया, खाने पीने की ट्रॉलियाँ आ गई, तो कैसे हैं ये है वो, काफ़ी इधर उधर की बातें हो रही। बोला ये इंक्रोचमेंट छोड़ दें, ये सब मेरे इलाके हैं और ये सब मैंने किराए पे दिए हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो सरकार की ज़मीन है सर, इधर तो आपकी मार्केटें बनी हुई हैं, आपने हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं, ये पूरी सरकार की ज़मीन है। बोला तो हम सरकार हैं ना भाई, आपको क्या मसला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं ज़ाहिर पार्टनर था क्योंकि MQM मुशर्रफ की पार्टनर थी और ये मुशर्रफ की पार्टी का था। मैंने क्लैश में नहीं पड़ा। तो मुझे कहता है साईं हम आपको एक मौका देते हैं पैसा बनाने का। मैं चुप रहा। कहता है मैं माइनिंग का मिनिस्टर हूँ, आपको मैं लिस्ट भेज रहा हूँ, कौन सी माइन चाहिए आपको माइन दे देते हैं। मैंने कहा साईं मैं क्या करूँगा माइन का। बोला अरे आपको पता नहीं है दौलत निकलती है माइन में से। तो मैंने कहा माइन तो सरकार की होती है ना। बोला मैं मिनिस्टर हूँ ना, मैं ही तो दे रहा हूँ ये सारी माइने और माइने प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो वो माइने कोई भी खरीद सकता है। आपको 5 साल 10 साल के लिए आप ले लें मुझसे। तो मैंने कहा ये तो बड़े महंगे काम होंगे साईं, आपको शायद मेरे बारे में बताया नहीं क्या, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो यहाँ पे किराए के घर में रहता हूँ और कराची में और हर महीने हालात तंग ही रहते हैं। बोला तो साईं मैं आपसे कहाँ पैसे मांग रहा हूँ, माइन से कमा के दे दीजिएगा। ये मैंने एक वाक़या आपको सामने रखा। इस तरह लूट मार होती है और जितना माइन में से सामान निकलता है बाकायदा स्केल लगे हुए हैं, वज़न होता है, 100 टन है, आगे सौदा हो जाता है, ठीक है। अब 100 टन में से 20 टन सरकार को दे दिया, मतलब 20 टन का टैक्स सरकार के हवाले, 20-25% आर्मी को, 20-25% मिनिस्टर साहब को, 20-25% मेरा और 20-25% बाकी पेपर वर्क के जो मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये है वो है। ये लूटमार होती है। अजीज़ दोस्तों, भावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हेड चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पकड़ा गया है। 5500 लड़कियों की वीडियो बना के उनसे इतना उनके ऊपर जुल्म होता था, उनको ज़बरदस्ती वीडियो बनाई गई और अब उनको आगे यूज़ किया जाता है और अपने भी मज़े के लिए यूज़ किया जाता है। ये उसके अल्फाज हैं कि पूरा स्टाफ मिला हुआ था, ये नाम ले रहा है और ये आर्मी का रिटायर्ड बंदा है। यहाँ हो गए हैं, उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर राजा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर अहमद ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं तो उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और उसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है।
पीने पिलाने में ये है कि पीना पिलाना जाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा चित नहीं होता, लेकिन वो बाहर की बातें हैं। ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि पीते भी हैं, शराब का मुझे आइडिया है, चेस भी पीते हैं, कुछ लोग जो स्मोक करते हैं। अजीज दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ये आप यहाँ के इस्लाम को देख लें। इनके जितने मदरसे हैं उसमें गलत काम हो रहे हैं, जितनी मस्जिद हैं उसमें गलत काम हो रहे हैं, जितने मौलवी हैं हरामी हैं, जितना बड़ा मौलवी इतना बड़ा हरामी। तारिक जमील टॉप का हरामी, एहतशाम इलाही ज़हीर टॉप का हरामी, जितने मौलवी हैं टॉप के हरामी, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान है, जो भी हैं, खादिम का बेटा साद रिजवी है। मौलवी मीन्स हरामी, मदरसा मीन्स बदकारी की जगह, बच्चों के ऊपर अत्याचार की जगह, मस्जिद मीन्स मुनाफकत की जगह। सारे मुनाफिक पहली सफ में खड़े मिलेंगे आपको, बगैर मूछ के, लंबी दाढ़ी के, हरामकारी करने वाले, हराम का माल कमाने वाले। और ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आपने हाल देख लिया। वहां की लड़की की बात सुन लें अब जरा। ऐसी उनकी तरबियत करनी चाहिए कि उन्हें पता कि हम लोगों ने किसी की माँ बेटी या किसी के साथ ऐसे नहीं करना। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर से वाकयात नहीं होते क्योंकि जमीयत भी है यहाँ पे। तो अगर हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी हो तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर हमारी सजा मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे इधर जमीयत है, जैसे यहाँ पर जमीर है जी। और आम आदमी को पट्टी पड़ाई हुई है कि इस्लाम खतरे में, हर वक्त इनका इस्लाम खतरे में रहता। अहमदी एक मजहब है इनका, वो किसी भी अल्लाह को, रसूल को मानते हों, एक फेद है ना इनका। यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन कहता है कि हर आदमी को उस अपने मुल्क में बराबर हक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, क्रीड से हो, कल्चर से हो, रिलीजन से हो, जेंडर से हो, एथनिसिटी से हो। किसी भी रिलीजन वाले को इक्वल राइट्स होते हैं हर मुल्क में। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है, जिसका सिग्नेटरी पाकिस्तान है। लेकिन अहमदियों के ऊपर इतना कुछ हो रहा है, इनको सलाम कहने की इजाज़त नहीं, इनको अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने की इजाज़त नहीं। ये मस्जिद की तरह मीनार भी नहीं बना सकते। अब कराची में इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया। इन्होंने कहा कि ये अहमदियों की मस्जिद है, इसमें तो मीनार बना हुआ है। पहुंच गए, पुलिस की निगरानी में मीनार तोड़े गए। दर्जनों अहमदियों के ऊपर केस बने हैं, कितने अहमदी मारे गए। ये सब हो रहा है। लेकिन अहमदी पता नहीं क्या इनका मसला है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। ये पंजाबी हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। पहला फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का सर जफरुल्लाह खान अहमदी था, जिसके फेमस वर्ड मौजूद है। एक इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा गया कि आप मुसलमान हैं, तो उसने कहा कि मैं शायद एक मुसलमान मुल्क का काफिर फॉरेन मिनिस्टर हूं या एक काफिर मुल्क का मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर हूं। मैं बेल्जियम में अहमदियों के से कई बार उनसे मेरी मीटिंग हुई है, बड़े हाई लेवल के लोगों से, और मैं उनको समझाता रहा कि आप यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं आते, आप तो माइनॉरिटी हैं। तो उन्होंने कहा हम क्या माइनॉरिटी हैं, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं, आप माइनॉरिटी हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोला इसलिए कि हम मुसलमान हैं, आप थोड़ी मुसलमान हैं। हमारा बिलीफ ये है कि आप लोग काफिर हैं, हम मुसलमान हैं। तो अहमदी भी मुल्लाओं की तरह बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो वो पाकिस्तान में जितने भी हैं या इंडिया में मुसलमान हैं, उन सबको काफिर मानते हैं। तो खैर इनकी मस्जिद तोड़ी गई। सिंध में एक और मंदिर, नंगरहार में हिस्टोरिकल, नंगर पार्कर में हिस्टोरिकल मंदिर, हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया, अटैक करके तोड़ दिया गया। बाकी ये एक गुरुद्वारा है। मेरे खालिस्तानी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी तो शायद नज़र सिर्फ इंडिया के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि वो आपका एजेंडा है, उसके आपके पैसे मिलते हैं, आपको उसका सारा आपका फंडिंग होती है। वरना ये एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, पाकिस्तान में वैसे ही तबाह था।
और इसको अभी बारिशों और सैलाब में तबाह हो गया। अब इसको बनाएगा कौन? बाबा बुल्ले शाह के ज़माने का ये गुरुद्वारा कसूर में था, पंजाब के शहर कसूर, और तबाह हो गया है। अब इसको बनाएगा तो नहीं कोई। ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का आपको छोटा सा एक नज़ारा दिखाया, बाकी जो लड़कियों के साथ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो अपनी जगह। और ऐसे में मुझे एक और चीज़ याद आई कि सीमा हैदर पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान से इंडिया गई थी एक लड़के के चक्कर में। उस पर सिंध के मुल्लाओं ने, डाकुओं ने, सब ने हंगामा मचा दिया, हिंदुओं की ज़िंदगी अजाब में डाल दी। डरे हुए हिंदू और डरे हुए रह गए, घरों में भी डर डर के रहने लगे। अटैक हुए मंदिरों पे, लड़कियों को अगवा किया गया। कश्मीर में 40 लोगों को, 40 हिंदुओं को उठा लिया गया कि सीमा हैदर को वापस करो। अब किस्मत देखें कि एक अंजू लड़की जयपुर से पाकिस्तान आ गई, KPK में एक लड़के के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, धर्म चेंज कर लिया, मुसलमान हो गई। शायद वो क्रिश्चियन फैमिली से थी, लेकिन सुना यह है कि वो हिंदू भी हुई थी जब उसने, लेकिन जो भी है, पाकिस्तान आके मुसलमान हुई, फातिमा नाम रखा। मेरा सवाल ये है कि कितने इंडिया में लोगों ने मुसलमानों के घरों में अटैक किया, मस्जिदों पे अटैक किया। फ़र्क देख लें आप दो सोसाइटीज़ की। एक लफ्ज़ भारत में रहने वाले मुसलमानों ने नहीं बोला जब यहाँ पाकिस्तान के हिंदुओं का सीमा हैदर की वजह से जीना हराम किया गया, कि वो राना अयूब और सबा और जावेद अख्तर जैसे लोग जो हर मौके पे मुसलमानों के दिफा में आ जाते हैं, कम से कम ऐसे मौके पे अपनी एथेइस्ट हो तो एथेइज्म अपना दिखाओ कि भाई क्यों मार रहे हो हिंदुओं को, उनका क्या कसूर है अगर सीमा हैदर भाग के आ गई। लेकिन खामोश। तो मैं भारत में रहने वाले मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि जिसके पड़ोस में हिंदू रहता है वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है, और जिसके पड़ोस में मुसलमान रहता है वो दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान है। ये याद रखिएगा और देख लें भारत के मुसलमानों, आप हिंदुओं में रह रहे हो, कितने नसीबदार हो। पाकिस्तान में तो शिया, सुन्नी, अहमदी, बरेलवी, अहले हदीस, आगा खानी, पता नहीं क्या क्या, वो आपस में नहीं बैठ रहे, नॉन मुस्लिम का तो क्या हाल करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी। आसिम मुनीर के हवाले से कह दूं कुछ चीज़ें। आसिम मुनीर ने अभी एक स्पीच की। आसिम मुनीर ने खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की ओपनिंग की, उद्घाटन किया। मॉडल एग्रीकल्चर फार्म, अब फार्मिंग करेंगे ना, पता नहीं कितने हज़ार, मैंने फिगर आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने हज़ार एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने आर्मी को दी कि आप फार्मिंग करें। फारिग बैठे हैं, आपका काम तो कोई है नहीं, जंग वंग कर नहीं रहे, तो फार्मिंग करेंगे अब आप। हालांकि बेचारी आर्मी पे कितने में मसले हैं, कितने काम हैं इनके। फॉरेन पॉलिसी ये चलाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ये चलाते हैं, कराची में पानी ये बेचते हैं, बलूचिस्तान से पेट्रोल लाके पूरे पाकिस्तान स्मगलिंग करके बेचते हैं, माइनिंग ये करते हैं। इतनी 100 से ज़्यादा तो इनकी कॉरपोरेट्स हैं, फौजी फाउंडेशन और ये और वो। अब बेचारों को एग्रीकल्चर का काम। तो उसमें तकरीर करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकाल कर ही दम लिया जाएगा और पाकिस्तान को दुनिया की टॉप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे जाते हुए कोई नहीं रोक सकता। और ब्ला 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 ब्ला, जो पंजाबियों की खासियत है कि डींगे मारेंगे, भड़के मारेंगे, टके का इनका काम नहीं होता, क्वालिटी इनमें ज़ीरो है। अगेन सेइंग, मैं जब पंजाबी बोलता हूँ तो मेरे भारत के सिख और हिंदू पंजाबी नाराज़ हो जाते हैं।
मैं कन्वर्टेड पंजाबियों की बात करता हूँ। आप कन्वर्ट हो जाए ना, आपके अंदर जितने आपके डीएनए में क्वालिटीज है ना, सब फारिग हो जाती हैं। भाई आप देखें ना, दुनिया में अगर आप टॉप के इंडिया के इंडियन ओरिजिन के 25 CEO निकाल लें तो उसमें से आपको एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। क्यों? हालांकि अगर आप 20% पॉपुलेशन है भारत की, या 15% है चलें, तो 3-4 तो होने चाहिए मुसलमान। एक भी CEO मुसलमान क्यों नहीं है? इसलिए कि वो कन्वर्ट हो गए ना, अब उनकी क्वालिटी ख़त्म हो गई, अब वो नफ़रत में रहते हैं, 24 घंटे नफ़रत के अंदर जीते हैं। तो नफ़रत है ना, फिर आपके अंदर की क्वालिटीज़ को मार देती है। तो जनरल आसिम मुनीर की तकरीर के बाद सारे एंकर रेसिंग में आ गए कि आसिम मुनीर के उठाने में। ये मुबशिर जैदी कहते हैं नजम वली खान को। नजम वली खान ने ट्वीट की कि अभी जनरल आसिम मुनीर की तकरीर सुन के निकला हूँ, तफसील में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना बता दूं कि मुझे इनमें अयूब खान की डेवलपमेंट नज़र आई, ज़ियाउल हक की इस्लामियात नज़र आई, मुशर्रफ की बोल्डनेस नज़र आई, जुर्रत और कमिटमेंट नज़र आया। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो गया। मुबशिर जैदी ने कहा कि भाई किसी और के लिए भी गुंजाइश छोड़ दो उठाने की, आप तो लेकर भाग रहे हैं। इसी तरह ये एक जर्नलिस्ट है नजम वली खान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू पहली बार सुनी, कुरानी आयात और इकबाल के अशार से भरी हुई। उनकी तकरीर मायूसी और नाउमीदी की नफ़ी थी, नेगेट था। एक एक फिक्रा वतन से मोहब्बत और फ़ख्र का दर्स था। उन्होंने बता दिया हम कमज़ोर नहीं, हमारा काम कोशिश है और मदद अल्लाह का वादा है। आसिम मुनीर इकबाल के मर्द मोमिन की अमली तफसीर नज़र आए। मुझे जनरल आसिम मुनीर एक करिश्मा साज लीडर नज़र आए। ऐसे भरे पड़े हैं जर्नलिस्टों के आसिम मुनीर के बूट चाटने की ट्वीट्स और स्टेटमेंट से, वीडियोस भरी पड़ी हैं। अजीज़ दोस्तों, आसिम मुनीर मुझे भी शुरू में लगता था कि शायद डफर है, क्या कहते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है ना, तो वो है। तो लेकिन ये हरामी का हरामी है, ये भी टॉप का हरामी है। आर्मी चीफ बनने का मतलब है कि आपके अंदर हरामीपन की टॉप क्वालिटीज है। अजीज दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान फरमाते हैं कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से हमने भगाया, किसी और में हिम्मत नहीं थी, हमने भगाया है, हमारी वजह से अंग्रेज गया है हिंदुस्तान छोड़ के और पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा हिंद के टट्टू हैं, क्योंकि जमीयत जब पाकिस्तान बन रहा था तो जमीयत उलमा हिंद ने उसको रिफ्यूज़ किया था, जमात इस्लामी ने रिफ्यूज़ किया था, इसलिए कि वो कहते थे कि अगर हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, मुसलमान अलग हो गया, तो हम कभी भी हिंदुस्तान में गज़वा हिंद करके फ़तह हासिल नहीं कर सकेंगे, हमें यहाँ पे ही रहना चाहिए हिंदुस्तान में। और अगर उनकी बात पे गौर किया जाए तो आज के डेट में हिंदुस्तान में 65-70 करोड़ मुसलमान होते अगर पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया का होता। 65-70 करोड़ मुसलमानों ने आपका बाजा बजा देना था, और ऑलरेडी 47 से अब तक 15-20 करोड़ और मुसलमान कर लेने थे इन्होंने। ये उनका मकसद था। तो इन्होंने तो पाकिस्तान की मुखालफत की। आज इलेक्शन का टाइम आया है, अब तकरीरें करने का टाइम आया है। दूसरा, इन्होंने प्रोटेस्ट किया स्वीडन के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान में हम प्रोटेस्ट करेंगे, और उन्होंने प्रोटेस्ट में पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों से कहा कि आप स्वीडन के एम्बेसडर को निकालें अपने मुल्क से, क्यों रख के बैठे हुए हैं, इस्लाम का तकाजा है कि आप स्वीडन के एम्बेसडर को निकालें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सरकार जो है ना PDM की है इस वक्त पाकिस्तान में, और आप उसके प्रेसिडेंट हैं PDM के। पहले पाकिस्तान से तो स्वीडन के एम्बेसडर को निकालने की हिम्मत करें, इतना हौसला पहले आप तो अपनी सरकार में पैदा करें जिसके अंदर आपका बेटा मिनिस्टर बन के बैठा है। हिम्मत है? याद रखिएगा, स्वीडन इज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। 27 में एम्बेसडर वापस जाएंगे, ये यूरोपियन यूनियन का चार्टर है।
एक मुल्क के खिलाफ, इन 27 मुल्कों में से एक मुल्क के खिलाफ कोई गलत काम होता है, सारे मुल्क उस मुल्क के साथ खड़े हैं। निकाल सकते हैं आप? आपके बाप की हिम्मत नहीं है। भीख मांगने वालों, आपकी हिम्मत नहीं है, आप सोच नहीं सकते। आप एम्बेसडर की बात करते हैं, स्वीडिश एम्बेसी के एक चपड़ासी को नहीं निकाल सकते। अपनी हुकूमत को बोल नहीं रहे, दुनिया के मुसलमानों को वो कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, 2 दिन वीडियो ना बनाओ तो। अजीज दोस्तों, चलते चलते आपको ये भी एक वीडियो दिखाई दें। Pakistan causes the Pakistan causes. Pay attention. In Pakistan, we have different causes like MBBS. We have CAT, and we have GJEE. MBBS stands for Masters in Bomb Blasting and Strategies. CAT stands for Career in Al-Qaeda and Taliban. And G stands for JAD Entrance Exam. तो ये है आज के समाचार। टिल नेक्स्ट टाइम अजीज दोस्तों, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।